हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो ये हमारे चैप्टर 1 की लास्ट वीडियो है एंड इसमें हम जितने भी हमारे फर्दर रिमेन्स टॉपिक बचते हैं उनको हम कवर कर लेंगे। एंड अभी तक इस जो ये चैप्टर फर्स्ट है इसके 3 पार्ट आ चुके हैं। आपने आई होप आपने वो पार्ट्स देख लिए होंगे जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी डीपली स्टडी किया था, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आया, कुछ प्रोविजंस को भी हमने स्टडी किया था एंड जो फंडामेंटल राइट्स हैं कैसे हमें ये मिले, कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अपने आप को बनाया एंड जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या देता है। तो हमने काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए थे। आई होप आपको वह तीनों वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो। एंड इस वीडियो को देखने से पहले अगर हो सके तो आप उन्हें देखें एंड अगर आप नहीं भी देख पा रहे हैं तो जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आपके ये तीनों जो आगे के रिमेन्स टॉपिक थे वो कवर हो जाएंगे। एंड चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली है उसका अब उन्होंने उनका जो रूप है यानी उसको कैसे फॉर्म किया गया था। तो जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है 3 जून 1947 में एक प्रोसेस चल रहा था। तो उस टाइम पर कुछ जो ये असेंबली के जो मेंबर थे वो इंडिया के मेंबर थे और कुछ उसमें पाकिस्तान के मेंबर थे। अब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो गई कि जो मेंबर इस असेंबली में पाकिस्तान के हैं क्या वो रिमेन अभी भी यहाँ वो इस असेंबली का पार्ट रह सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन चला हुआ था एंड जो मेंबर पाकिस्तान के थे उनको जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे अलग कर दिया गया। एंड 26 नवंबर 1949 को जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस दिन ये जो मेंबर्स थी इनकी काउंटिंग कम हो गई थी। एंड उस टाइम जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन हुए थे वहाँ पर इनकी काउंटिंग सिर्फ 284 रह गई थी, जिसमें से पाकिस्तान के और जो अदर्स थे उनको हटा दिया गया था। एंड जब कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर हुए तो उस टाइम पर सिर्फ 284 ही जो मेंबर थे वे प्रेजेंट थे। एंड जो इस प्रकार जो इंडिया में जो डिवीज़न हुआ था और उस डिवीज़न के टाइम पे एक ऐसी काफ़ी ख़राब सिचुएशन बनी हुई थी और उस सिचुएशन के टाइम पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। पर हमें अपने जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया था, इस्टेब्लिश किया था, हमें उनको प्रेज़ करना चाहिए। यानी उनकी ये एक तारीफ़ का पॉइंट है कि उन्होंने इतने प्रेशर में भी आकर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया। बल्कि यानी कॉन्स्टिट्यूशन अब हमारा डिवीज़न हुआ था, डिवीज़न के बाद क्या हुआ था कि कुछ जो ग्रुप थे वो मेजोरिटी वाले थे, कुछ माइनॉरिटी वाले थे, कुछ रिलीजन के बिलीफ वाले ग्रुप थे। तो इन ग्रुपों को सबकी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया कि सभी को कुछ ना कुछ मिले, यानी ऐसा नहीं लगे किसी को कि हमारा जो हैरेस हो रहा है या फिर हमको इग्नोर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उन्होंने एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलपमेंट किया। एंड जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सिटीजनशिप की एक नई डेफिनेशन हमें प्रोवाइड की, जहाँ पर हर एक जो एक इंसान है, एक सिटीजन है, उसको उसके ना तो उसके रिलीजन बिलीफ पर या फिर उसकी माइनॉरिटी के बिलीफ पर उसके साथ कोई किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एंड उसको वैसे ही राइट मिलेंगे जो एक नॉर्मल सिटीजन को मिलते हैं। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए असेंबली थी हमें ये बताती है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रियलिटी में कैसे बना था। एंड क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारे जितने भी मेंबर थे वो एक प्रोसीजर से नहीं हुए थे, जैसे कि जो एक वोटिंग पावर है उससे इलेक्टेड नहीं हुए थे। पर फिर भी इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ट्राई किया गया था कि जितने भी इस असेंबली में मेंबर होंगे वो हर एक ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी ये नहीं हो कि उस ग्रुप का रह गया, यानी किसी को लग रहा है कि हमारे ग्रुप का कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो हमारे जो राइट्स है उनको लेके बात नहीं की जाएगी। तो ऐसा ट्राई किया गया था कि हर एक ग्रुप से हर एक तरह के पॉइंट ऑफ व्यू है उनको इस असेंबली में ऐड किया जाए। किसी के रिलीजन को या फिर किसी की कास्ट किसी भी चीज़ को ऊपर ना रखा जाए। एंड इसीलिए यहाँ पर जो हमारी क्या कहते हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब थी उनके यहाँ पर 26 मेंबर जो थे वो थे जो कि अपने जो कास्ट होती है या फिर उनका जो शेड्यूल कम्युनिटी है उनके राइट्स के लिए बात कर रहे थे। अब यहाँ पर जो
अदर मेंबर थे वो थे कांग्रेस से। कांग्रेस के यहाँ पर 82 मेंबर थे, पर जो कांग्रेस है वो खुद इतनी बड़ी एक पार्टी थी जिसमें ऑलमोस्ट सभी जितने भी जो क्या कहते हैं कम्युनिटीज़ होती हैं उनके कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी कांग्रेस में देखने को मिलती है। तो बेसिकली इस जो ये जो पॉइंट है, टॉपिक है, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 जून 1947 को बना था, और उस टाइम पर जितने भी इसमें मेंबर थे जो पाक के थे वो पाक में चले गए, एंड जो इंडिया के थे वो एज पर 15 अगस्त 1947 वो इंडिया में रह गए। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो काफ़ी प्रेशर में बना हुआ था, एंड उसके बाद भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा बनाया गया जहाँ पर सभी को इक्वली ट्रीट किया गया, एंड किसी को भी उसके रिलीजन या माइनॉरिटी के ग्रुप पर अलग नहीं किया गया था। एंड यहाँ पर जो इस असेंबली में जितने भी मेंबर थे वो हर तरह की कम्युनिटी एंड हर तरह की जो कास्ट सिस्टम है सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी किसी एक ग्रुप का यहाँ पर दबदबा नहीं था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका जो काम करने का तरीका है वो क्या है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं है कि ये सभी को रिप्रेजेंट कर रही है। 1 सेकेंड। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है और वहाँ पर काम चल रहा है तो ये नहीं है कि जो ये सिर्फ इसी बात पर डिपेंड कर रहा है कि जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है वे हमारी होल जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू और जो उनकी समझ है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि ये नहीं है कि कोई एक जो ग्रुप है उसको ज़्यादा आइडेंटिटी दी गई है और उसी का जो हमारी कम्युनिटी है उस पर रूल होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है उन्होंने अपने यानी हर टॉपिक पर इतने अच्छे तरीके से डिस्कशन किया था, डिबेट की हुई है, हर टॉपिक पर उनके आर्गूमेंट्स होते थे ताकि जो ग्रुप का हर ग्रुप का जो मेंबर है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्पेक्ट दी जाए, किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और इसीलिए जितने भी इस असेंबली के मेंबर थे उनमें आपस में हर दम यानी कोई ना कोई आर्गुमेंट चलता ही रहता था। वैसे जो जितने भी जो ये आर्गुमेंट चलते रहते थे डिफरेंट टॉपिक पर, ये एक यानी ये नहीं था, इनका जो बेस है वो एक अलग था, इनका प्रिंसिपल बेस था। क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, अब एक एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जो कोई भी ग्रुप होता है तो उसमें अगर एक चीज़ है उस पर ज़रूरी नहीं हो सब एग्री करें, तो किसी के अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, किसी के अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो यहाँ पर ये था कि संविधान जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी उसमें भी अलग अलग चीज़ों को लेके सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वे अलग थे। किसी को लग रहा था कि जो यानी इंडिया में जो रूल रेगुलेशंस होंगी उसको सेंट्रलाइज करना चाहिए या डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, स्टेट के रिलेशन कैसे होने चाहिए, जस्टिस के पास कितनी पावर होनी चाहिए, और जो प्रॉपर्टी का राइट है उसकी कितनी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक थे जिन पे काफ़ी सारी डिस्कशन और आर्गूमेंट हुई और डिबेट हुई, क्योंकि सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वे अलग थे। एंड जो संविधान अब क्या कहते जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा प्रोविजंस है, उसमें एक ऐसा प्रोविज़न है जो कि जिस पर सभी एग्री हो गए, यानी किसी को भी उस पर डिबेट करने का मौका नहीं मिला, सभी को लगता था कि ये ठीक है। एंड वो है यूनिवर्सल सफ्रेज का, यानी जो होता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कुछ बोलते हैं इसको, उस पे सभी एग्री हो गए थे। क्योंकि इस प्रोविजंस में कहा गया था कि एक एज डिसाइड की जाएगी और उस एज का जो भी मेंबर होगा उसको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, एजुकेशन और जेंडर को और एज के लेकर किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और उसे वोटिंग पावर होगा। जो था प्रोविजंस, ये सभी को लगा कि हाँ ये प्रोविजंस है, ये ठीक है, और इसीलिए सभी इस पर एग्री हो गए। एंड इस पर जो ये प्रोविजंस है इस पर किसी तरह का कोई भी आर्गुमेंट नहीं हुआ। अब ये जो प्रोविजंस था ये हमें हमारी डेमोक्रेसी का एक बेस प्रोवाइड करता है जो कि यानी रियल में भी अप्लाई हो सकता है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की असली जो यानी पावर है वो हमें इस बात से मिल रही है क्योंकि ये सभी के फेवर में काम कर रही है, यानी ये जो पब्लिक है उसी के लिए काम कर रही है।
एंड इन जो इसके मेंबर हैं उनमें काफ़ी ना काफ़ी इस बात पर डिबेट भी हुई थी और आर्गूमेंट्स भी हुए थे कि हम सिर्फ अपनी बात नहीं करेंगे या फिर अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि हमें सभी को लेके साथ चलना है। इसीलिए वहाँ पर हमेशा तर्क वितर्क चलते रहते थे। एंड इसमें बस यही बताया गया है कि जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन है, यानी हमारा काम करने का तरीका था, वो कैसा है। तो यहाँ पर एक जो प्रोविज़न था उस पर सब एग्री हो गए थे। एंड अदरवाइज यहाँ पर काफ़ी सारे आर्गूमेंट्स डिबेट चल रहे थे, क्योंकि जो सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है, सब एक दूसरे से अलग रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसीजर, कि जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये अब काम कैसे करता है। हमारा ये अब आज का हमारा ये थर्ड टॉपिक है। बेसिकली इन टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ है वो बनी होगी तो अगर काफ़ी सारे लोग मिलकर बना रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू डिफर रहते होंगे, किसी के काम करने का तरीका क्या होता है। तो ये बेसिकली नॉर्मल चीज़ है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसमें हमें एक चीज़ दिखती है कि हर एक टॉपिक के लिए, जैसे कि काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स थे, उनके लिए यहाँ पर 8 मेजर कमेटीज़ बनाई गई थी, जो कि यानी अलग अलग इशू से कंसर्न थी। यानी कुछ चीज़ें हैं वो इसके अंडर आएंगी, कुछ चीज़ें हैं वो इसके अंडर आएंगी। तो ये 8 कमेटी थे और जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल एंड बी आर अम्बेडकर थे, वे इन कमेटी को चेयर्ड कर रहे थे, यानी वे इन कमेटी के चेयरपर्सन थे। अब ये जो पर्सन थे ये ऐसे लोग थे कि जो कि एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। जैसे कि अगर हम बात करें अम्बेडकर जी की, बी आर अम्बेडकर थे, वो कांग्रेस के काफ़ी अगेंस्ट थे और गांधी जी के भी, वो गांधी जी को काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे। उन्हें लगता था कि वे जो शेड्यूल ट्राइब और जो शेड्यूल कास्ट है उनके फेवर में काम नहीं कर रही है। वैसे ही यहाँ पे जो थे नेहरू और जो सरदार पटेल जी थे, उनके बीच में भी काफ़ी सारे यानी अलग अलग उनके पॉइंट ऑफ व्यू थे। एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका 1962 में भी दिखा, जब नेहरू को लगता था कि ये चाइना हमसे अच्छे रिलेशन रख रहा है, पर सरदार जी को लग रहा था कि हमें जो चाइना के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं करना चाहिए और हमें उन्हें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो इनके जो थे, इनके भी पॉइंट ऑफ व्यू डिफर थे, वे कहीं ना कहीं एक दूसरे पर किसी न किसी चीज़ पर अलग थे और वे एक दूसरे पर एलिगेशंस भी लगाते थे, पर फिर भी सब ने मिलकर एक साथ काम किया। यानी इन कमेटी में डिफरेंट जो इशू थे उनको सोल्व किया, सभी ने मिलकर काम किया और एक प्रोविजंस का उन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, जहाँ पर जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया था। एंड आमतौर पर बेसिकली ये ऐसा एफर्ट्स किया गया था कि ऐसा कोई भी हमें प्रोविजंस नहीं लेके आना है जिस पर सभी एग्री ना हो। यानी जो भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में आए होंगे उन पे ये जितने भी हमारे असेंबली के जो हेड थे, चेयरपर्सन थे और अदर्स मेंबर थे, वे सभी एग्री करें, तो हमें ऐसे प्रोविजंस को लेके आना है। अब काफ़ी सारे जो प्रोविजंस थे वो हमने उनसे लिए थे, जो हमारा डिवीज़न हुआ था हमने उससे भी काफ़ी सारे प्रोविजंस को लिया था, क्योंकि डिवीजन के साथ को हमने ये नहीं किया था कि हम डिवीजन्स को सिर्फ एक मूवमेंट चल रहा उसकी तरह देख रहे, बल्कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने इससे कुछ ना कुछ सीखा और ऐसे काफ़ी सारे इशू थे उनको काफ़ी केयरफुली उन्होंने लिया कि हाँ ये एक इशू बन सकता है। तो इस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कंप्लीट हुआ। एंड इसके साथ इसकी काफ़ी सारी बैठकें भी हुई थी, एंड जो कि 166 डे तक कंटिन्यू रही। एंड इन मीटिंग्स में काफ़ी सारे वाद विवाद होते थे, एंड जो जनरल जो पब्लिक थी उसको भी इसमें पार्टिसिपेट लेने के चांसेस मिले हुए थे। तो बस इसमें प्रोसीजर में यही था कि सारे जो जितने भी इसके डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट कमेटीज़ बनी हुई थी, उन कमेटीज़ को डिफरेंट हेड कर रहे थे। एंड इनमें सब में पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट थे, पर फिर भी इन्होंने प्रोविजंस तैयार किए जिस पे सभी एग्री हों। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। यानी जो हमारे जो आज़ादी का जो हमारा एक मूवमेंट चला हुआ था, आज़ादी के लिए नेशनल मूवमेंट चला हुआ था 1947 का, उससे हमें विरासत में क्या मिला। यानी इनहेरेंस हुआ, जो कि जेनेटिक्स होते हैं कि एक पेरेंट्स से बच्चे में आ रहे, तो हम उसकी बात कर रहे हैं।
क्योंकि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ अपने बूते पर नहीं बनता, उसका जो बेस है वो सिर्फ अपना खुद का बेस नहीं होता है। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफुल है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी वाइड है। यहाँ पर हर तरीके के लोग मिलते हैं और हर तरह की डाइवर्सिटी देखी जा सकती है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी काम करना इतना ईजी नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि हर टॉपिक पर यानी सभी एग्री हों, सभी सहमत हो कि हाँ ये चीज़ सही है। तो उसके लिए कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जिन पर सभी एग्री नहीं होते, पर फिर भी उन्हें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में रखना पड़ता है। एंड जो ये कुछ ऐसे इश्यूज थे जिन पे सब एग्री नहीं थे, उनमें उन इश्यूज पर जब नेशनल मूवमेंट चल रहे थे हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, उन इश्यूज पर सहमति बनी, यानी उन पर सभी लोग एग्री हुए। क्योंकि जिस तरीके से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जिस तरीके से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक शेप देने की सोच रहे थे, वो हमें एक जो हमारा नेशनल मूवमेंट था उससे मिल रही थी। यानी हम नेशनल मूवमेंट से सीख लेकर ही हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप कर रहे थे। अब क्या हो रहा था कि जो आज़ादी के लिए 1947 में काफ़ी सारे मूवमेंट चल रहे थे, तो पर इस मूवमेंट से पहले ही काफ़ी सारे इश्यूज ऐसे थे, यानी काफ़ी सारे क्वेश्चन या फिर चर्चा के जो कुछ टॉपिक्स थे जो कि इस मूवमेंट से पहले के चल रहे थे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन थे कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, किन वैल्यूज़ को पावर देनी चाहिए, एंड किस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है उनको ख़त्म करना चाहिए। एंड इन जितने भी तरह के जो ये क्वेश्चन थे, इन सब को ख़त्म करके ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। यानी जो ये क्वेश्चन थे इनको सोल्व करना ही हमारा कंक्लूजन हमारा जो निकला था वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निकला था। हम यानी एट द एंड हमें जो हमारे जितने भी क्वेश्चन थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, उनके आंसर हमें मिल गए थे। अब जो नेशनल मूवमेंट हुए थे उन कंडीशन में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया था। एंड उसका एक जो होता है एक फॉर्मेट होता है, उसका फॉर्मेट हमें जो नेहरू जी थे उन्होंने 1946 में हमें प्रोवाइड किया था। इसको हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी कहते हैं, जो कि आगे उसका फोटो भी दिया गया है। उसमें बताया गया, वो हमें नेहरू जी ने दिया था, और उसमें नेहरू जी ने हमें बताया था, यानी काफ़ी सारी हमें उन्होंने डेफिनेशन दी थी, जिनको आगे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। एंड इस जो बेसिकली इसमें यही कहा गया था, इंडिया के बारे में बताया गया था, और इसमें ये कहा गया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पर जो पूरी सोसाइटी है उसकी एक्सेप्टेशन एंड जो वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेप्ट किया गया है, एंड सभी को इसमें मिलाया गया है। जैसे कि हमने अब जो पिछली जो वीडियो है एक में हमने फंडामेंटल प्रोविजंस के बारे में पढ़ा था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला है इसमें नेहरू जी वाला, इसमें भी यही बताया गया था। एंड इसी जो ये रिजोल्यूशन हुआ था, इसी के आधार पर हमें इक्वेलिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये कुछ जो बेसिक चीज़ें थी इनको एक फॉर्म दी गई थी। एंड जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी एक इस तरह की यानी कंफ्यूजिंग सिचुएशन नहीं करता है, बल्कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट बनाने के लिए रहा था जिसने यानी जो उस टाइम पर जो सिचुएशन थी नेशनल मूवमेंट्स की, वहाँ पर भी सभी लोग इस पर ट्रस्ट करें। एंड जो नेशनल मूवमेंट से हम सीख रहे थे उनको सीख के हम अपने यानी जो पब्लिक को लग रहा था कि हमारी गवर्नमेंट हमको यानी अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएगी, तो उनको एक ट्रस्ट लेवल देना कि हाँ हम आपके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो इस टॉपिक में बस यही था कि जो इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट की जो हमारा मूवमेंट चला हुआ था उस टाइम पर भी हमने इससे सीखा, और इसको सीखने के बाद काफ़ी सारे जो हमारे क्वेश्चन थे हमारे माइंड में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, किसे पावर देनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया। एंड साथ ही ये जो हमारे नेहरू जी थे उन्होंने 1946 में एक ऑब्जेक्टिव्स के लिए यानी एक फॉर्मेट भी प्रोवाइड किया, जिसमें हमारी जो बेसिक चीज़ें इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी है, इनको ऐड किया गया था, और लोगों को ट्रस्ट दिलाया गया था कि जो नेशनल मूवमेंट चले हुए हैं इनमें जो इसका रिजल्ट जो भी हो, पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को इक्वली ट्रीट करेगा और सभी के राइट्स को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सो मे बी दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक, यस। एंड इसमें जो ये टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि जो
कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन थे, उनकी उनके अरेंजमेंट को दिखाया गया है। एंड जैसे कि जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इफेक्टिव बनाने का एक तरीका होता है कि जो गवर्नमेंट है उसके जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको एक बैलेंस तरीके से अरेंज किया जाए, यानी अच्छे तरीके से अरेंज किया जाए। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर एक बेसिक प्रिंसिपल रखा गया कि जो गवर्नमेंट है वो एक, यानी जो होता है ना पब्लिक के लिए, एक पब्लिक वेलफेयर होता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए ही यानी वो रहेगी, तैयार रहेगी। जो पार्लियामेंट के जो डिफरेंट अंग हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेजिस्लेचर असेंबली जो हैं, इनमें जो पावर है उसको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उनको अच्छे से अरेंज किया जाएगा। एंड जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है उनको एक बैलेंस दिया जाएगा, जिससे ये ना हो कि एक के पास ज़्यादा पावर है दूसरे के पास कम पावर है। तो उनमें जो पावर है, डिफरेंट पार्ट्स के बीच जो पावर है उसको अच्छे से डिवीज़न किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि एक बैलेंस बना रहेगा। एंड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी पावर है उसको बैलेंस करने के लिए हमारे क्या किया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने जो दूसरे देशों में जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे उनसे कुछ सीखने में किसी भी तरह की एक शेम फील नहीं किया, यानी कोई भी उन्हें प्रॉब्लम फील नहीं हुई। अब ऐसे ले सकते कि आप हमें कॉपी कर रहे हैं, तो नहीं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे उन्होंने इस तरीके के जो एक छोटा पॉइंट ऑफ व्यू है, नैरो माइंड सोच है, इसको हटाकर कुछ यानी जो हमें चीज़ अच्छी लगी कि हाँ ये हमारे देश के लिए अच्छी है, उनको एक्सेप्ट किया एंड उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला भी है। इसका जो फोटो है वो आपको आगे मिलेगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीज़ ली गई है। तो उन्होंने एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू, जो एक वाइडर पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाता है कि जो हमारे देश के लिए ज़रूरी है, उन्होंने उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किया। एंड किसी भी तरह की जो छोटी ये सोच रखते कि आप हमें कॉपी कर रखे हैं, इन सब चीज़ों को यानी एक अपने आप के एक जो ईगोलिस्ट चीज़ होती है उनको साइड में रखकर ऐसे प्रोविजंस बनाए। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि उन्होंने तो अपना कुछ किया ही नहीं, उन्होंने कॉपी किया, पर उन्होंने इस चीज़ के जो पॉइंट ऑफ व्यू इनको साइड में रख दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि क्या चीज़ है हमारे देश के लिए अच्छी साबित होगी और क्या चीज़ हमारे देश के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमारा जो ये कि इसको हम अपना एक लक ही बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस तरीके से बनाया गया जिसमें इस छोटी सोच को हटाकर एक उन चीज़ों को उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जो हमारे देश के लिए अच्छी होंगी। तो बस इसमें यही था कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में कि हमने डिफरेंट डिफरेंट से लिया, क्योंकि हमें एक ऐसा बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जिसमें सभी को इक्वली राइट ट्रीट किया जाए एंड किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जो हमें लगा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेस्ट है, हमने उससे वो एक्सेप्ट किया। तो एट द एंड ये चैप्टर एंड हुआ एंड इसके कंक्लूजन में कुछ नहीं है, बस अभी इस सारा कंक्लूजन यही है कि कोई भी देश है वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है जिसमें जो उसकी सोसाइटी है एंड जो उसके लोग हैं वो उससे सेटिस्फाइड हो और जो वो उनको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। इसीलिए इसका एक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर है। एंड जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज भी जिंदा है, यानी दुनिया के जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से बेस्ट एंड सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। हालांकि जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जो कि वो सिर्फ पेपर पर ही रह जाते हैं, जो कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने बताया था। तो यहाँ पर सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ही बताया गया है कि जो जैसे दूसरे देश हैं जैसे साउथ अफ्रीका है या फिर अलग इंडोनेशिया है, तो उनसे अलग बनाने का एक प्रोसेस हमने रखा गया था। हमारा जो मेन एम था वो ऐसा था कि हम एक बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो फ्यूचर में चेंज भी हो, उसके फ्लेक्सिबल भी हो, रिजिड भी हो, और ये नहीं हो कि ये 10 या 15 साल चलेगा, बल्कि लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो कि आगे आने वाली जो जनरेशन होगी उसकी जो नीड होगी उनको भी अच्छे से टैकल कर सके। बस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यही था। हालांकि आगे आप इसके डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव को भी पढ़ेंगे। एंड जो ये मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ये नेहरू जी ने 1946 में दिया था। इसमें सिर्फ यही बताया गया था कि जो इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट सोविलियन रिपब्लिक कंट्री है, यानी गणतंत्र है। एंड ब्रिटेन के अधिकारों के बाद इसमें क्या कहते हैं, क्या चेंज हुए, क्या हमें अपनाना चाहिए,
क्या जो कौन सी कंट्री है वो यूनिटी देनी चाहिए, किसको पावर नहीं देनी चाहिए, एंड सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो ये बेसिकली सिर्फ यही चीज़ थी, जो ST SC जो कम्युनिटी थी उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, इक्वालिटी, फ्रीडम, जो ये बेसिक चीज़ें थी, एक बार ये पढ़ने के बाद आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी। तो बस यही बताया गया था। एंड हमें ऐसे काम करने चाहिए जो हमारी कंट्री का जो पीस है उसमें योगदान दे। तो एक बार आप इसे रीड कर लेना। एंड नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो एक पॉइंट है, वो पॉइंट है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ प्रोविजंस अडॉप्ट किए थे। तो ये प्रोविजंस भी आप एक बार पढ़ लेना, जिसमें कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था, एंड जो आयरलैंड का था, फ्रांस एंड कैनेडियन यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन था, उनसे हमने कुछ ना कुछ चीज़ें ली थी। जैसे फ्रेंच से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ली थी। कैनेडियन से भी हमने कुछ चीज़ें ली थी। तो एक बार आप इन्हें स्टडी कर लेना, ये 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आ जाते हैं। तो अब इस चैप्टर की बस एक्सरसाइज रहती है, एंड मैं ट्राई करूँगी कि इस चैप्टर की एक छोटी सी 5 या 10 मिनट की एक समरी वीडियो लेके आ सकूँ। आई होप आपको ये चैप्टर अब अच्छे से क्लियर हो गया हो। एंड जल्दी ही हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि इसी को आगे, यानी जो टॉपिक हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। जैसे कि अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं उनके बारे में होगा, जिसमें हम राइट्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छी आए, एंड ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।